बेनज़ीर। ब्रेक से पहले आपको चैट भी करना चाह रही थी, पहले वो कर लीजिए फिर मैं आपसे आगे सवाल करती हूँ। अलीना, मैं सिर्फ ये बात कर रही थी कि बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंशिएट करें कि एक फैसिलिटेटर और एक मीडिएटर के रोल में हमारा रोल इस वक्त एक फैसिलिटेटर का है। और हमारा माजी में भी ये रोल रहा है। जब कोल्ड वॉर थी तो तब जब अमेरिका चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा था तो हमारे जरिए यहाँ से जो हेनरी किसिंजर थे, उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो बीजिंग गए। तो हमारा माजी में भी एक ब्रोकर का किरदार रहा है, एक फैसिलिटेटर का रहा है। हम आपका मैसेज इधर दे देते हैं, वहां का मैसेज इधर दे देते हैं। हम स्टेक होल्डर्स नहीं है इस मामले में। स्टेक होल्डर्स कौन है? ईरान है, अमेरिका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गल्फ ममालिक है। ये बात बार बार की जा रही है कि जो भी डील होती है उसमें गल्फ ममालिक को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान ही जो है वो गल्फ ममालिक का हुआ है। दूसरी बात आप कह रही थी कि जो आपने पॉइंट रेज किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की तरफ से भी नेगोशिएटर्स कौन है इस वक्त और क्या वो नेगोशिएट करना चाहेंगे और नहीं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो खमेनी थे वो सबसे ज्यादा इस हक में थे कि सैंक्शन रिलीफ मिले और बातचीत की जाए अमेरिका से। उनको हटा दिया गया और तब भी यही कहा जा रहा था कि आप उनको हटाएंगे तो आईआरजीसी जो है वो टेक ओवर कर लेगा, और वो हार्ड लाइनर्स हैं और इस वक्त उन्हीं का कंट्रोल है। तो वो एक हार्ड निगोशिएशन करेंगे इस वक्त अमेरिका के साथ, लेकिन ईरान के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फॉल आउट ईरान का ही होगा जितनी मजीद ये जंग बढ़ेगी। अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत ताकतवर मुल्क है। मैं उस दिन पढ़ रही थी कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो चाइना के बाद अमेरिका के पास है। तो वो सस्टेन कर सकते हैं इस जंग को। ठीक है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है, इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो रहे हैं, $200 बिलियन भी उनको चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक सुपर पावर है। तो ईरान के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो बैठ के नेगोशिएट करें। एब्सोल्युटली। अच्छा बेनज़ीर, यहाँ बाबल मंदब की भी बात हुई कि अगला हदफ बाबल मंदब हो सकता है, ईरान स्ट्रैटेजी के तौर पर भी उसको बंद कर सकता है। ये बताएं क्या ये करना इतना आसान होगा? आई नो यमनी हौथी इस वक्त ईरान की पुष्टपनाही पर है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो अफ्रीका वाली जो साइड है जहाँ पर इरिट्रिया और दीगर, वहाँ से बड़ा मुश्किल होगा। इसराइल, अमरीका, बाकी यूरोपियन फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। देखिए, माजी में ऐसा हुआ तो है। कुछ साल पहले हमने देखा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया था, लेकिन वो हमले करते थे वहां पे जो शिप्स थी, खासतौर पे अमेरिकन जो शिप्स थी। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस पे जाके वहां पे एक सीज फायर हुआ। फिर अमेरिका के साथ अमेरिका को एक सीज फायर करना पड़ा, जिसके बाद इजराइल की भी जो शिप्स थी वहां से उन्होंने इजाजत दी। लेकिन ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि अभी तक जो हुतीज हैं वो इसमें शामिल क्यों नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कहा जा रही थी क्योंकि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट यमन पे बहुत ज्यादा होगा। और यमन एक बहुत ही गरीब मुल्क है, वहां पे एक बहुत सिवियर किस्म का फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो अगर वो ये बंद करते हैं रेड सी से जो रूट है, तो उसका इम्पैक्ट यमन पे भी बहुत ज्यादा होगा। और वहां पे जो, क्योंकि वो पूरा का पूरा मुल्क डिपेंड ही इंपोर्ट्स पे करता है, खाने के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो इसलिए इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये जो कार्ड, ये जरूर है ईरान के पास एक कार्ड, पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, एक और फैक्टर हो सकता है आगे जाके अगर बहुत ज्यादा दीवार से लगाया गया ईरान को तो ये भी एक कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, एक और फैक्टर इसी के अंदर सऊदी अरब, यमन के अंदर सऊदी इन्फ्लुएंस को क्या हम यहाँ पर ऐड इन करें? क्या हम समझें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इन्फ्लुएंस ईरान के हक में होगा या वो न्यूट्रल ही रहेगा? अभी यही कहा जा रहा था कि अगर हुतीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो यमन में जो हुकूमत है फिर वो जो है वो दोबारा से जंग शुरू कर सकते हैं। तो एक सिविल वॉर हो सकती है, जिनको जाहिर सी बात है सपोर्ट है सऊदी अरेबिया की। तो ये दोबारा से एक मामला जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा अलीना, क्योंकि अभी तक ये कार्ड जो है मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। फ़खर काफ़ी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फ़खर। अलीना, ये जो यमन के हवाले से आप बात कर रही थी ना, बाबुल मंदब के हवाले से, वो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स सूरत हाल अख्तियार कर सकता है अगर उस साइड पे कोई इस तरह का एडवेंचर होता है। उसकी वजह यह है कि आपको याद है चंद महीने पहले सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो एक टेंशन चली थी वो इसी वजह से चली थी। जो रेड सी के हवाले से रूट है, सऊदी अरब की भी ऑयल ट्रेड के हवाले से, और इवन जो यूएई की इम्पोर्ट्स हैं ज़्यादातर वो इसी रूट के ज़रिए आती हैं।
दोनों ममालिक जो है वो प्रॉक्सीज़ के थ्रू यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इस रूट के ऊपर अजारादारी किसकी हो। और अभी जो रिसेंटली सऊदी अरब ने एक अटैक किया था जो STC के जो कुछ कैंप्स थे जो सदरन जो ट्रांसनेशनल काउंसिल के ऊपर, उसका भी बुनियादी तौर के ऊपर वजह यही था कि जो बाबुल मंदब है उसके ऊपर ये कंट्रोल करना चाह रहे थे UAE के थ्रू, क्योंकि आगे ये जो बाबुल मंदब है वो रेड सी के ऊपर सोमाली लैंड पे जाके वहाँ पे UAE की एक पोर्ट भी है। तो ये जो एक रूट है अगर उसके ऊपर हाउसीज़ का, क्योंकि ये जो सदरन पार्ट है और हाउसीज़ का जो कंट्रोल है वो यमन के नॉर्दर्न पार्ट्स के ऊपर है, तो ये अगर वहाँ पे भी कोई इस तरह का सिलसिला चलता है तो वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स सूरत अख्तियार कर लेगा। और फिर उसके बाद यही है कि सोमाली लैंड के ऊपर इस टाइम इसराइल का भी अच्छा खासा वहाँ पे असर रसूख है। तो इस वजह से ये जो एक जो सूरत हाल है वो सऊदी अरब के लिए भी बड़ी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल अख्तियार कर लेगी। फिर उसके साथ साथ जो अफ्रीकन ममालिक हैं उनके लिए भी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल अख्तियार कर लेगी। तो ये फिर अगर ये इस तरह का कोई बनता है तो ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 का ही शाखसाना होगा कि इसमें मजीद प्लेयर्स जो है वो ऐड ऑन कर। ये जो सारे फरीकैन हैं ये कल इस्लामाबाद में मेज़ पर बैठने वाले हैं, एज क्विकली एज पॉसिबल कल की मुलाकात से आपकी क्या तवक्को है? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो एक कल फ्रीकैन के हवाले से है ये तो एक कंसल्टेटिव मीटिंग हो सकती है कि पाकिस्तान अब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो नेगोशिएशन है या जो मीडिएशन है या जो पैगाम रसानी है उस पर क्या कुछ अचीव कर चुका है या क्या कुछ अब तक पेश रफ्त है, इस पर कोई ब्रेक थ्रू का नहीं है। ब्रेक थ्रू तभी होगा जब जो मुतल्लिका फ्रीकैन है अमेरिका और ईरान के जो मंदूबीन हैं या जो उनके नुमाइंदे होंगे वो आएंगे तो तभी होगा। अभी ये फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि ये कंसल्टेटिव से ज़्यादा इसका कोई वो नहीं होगा। ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 इस वक्त जो भी डिप्लोमेसी हो रही है उस सिलसिले में कल की मीटिंग की आप क्या अहमियत समझते हैं? देखिए इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पहली चीज़ ये कि इस इशू के ऊपर 4 और 5 कंट्रीज़ मिल के बैठ रही हैं, 4 कंट्रीज़। तो असल चीज़ ये कि दोनों की हार्ड पोजीशन सबको पता है। ठीक है। इसके दरमियान में क्या वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि क्या हम इन दोनों को कुछ मिनिमम पॉइंट्स पर ला सकते हैं जिस पे वो बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। ये फर्स्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये इसका अगला राउंड का यहीं होगा, कहीं और होगा। लेकिन ये याद रखें कि बाद सिचुएशन में जो फैसिलिटेटर होता है वो मीडिएटर भी बन जाता है, क्योंकि जिस पर एतमाद लोगों को, जिस पर एतमाद मुल्कों को ज़्यादा हो और वो उसी के थ्रू नेगोशिएट्स कर रहे हों। सर इस सूरत हाल में आपको ऐसा लगता है बनना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए नहीं बनना तो चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि जंग खत्म हो। फैसिलिटेटर नहीं, मीडिएटर या जिस तरह आप कह रहे थे कि दरमियान में कुछ प्रपोजल किसी भी तरीके से अगर जंग ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसी तजावीज़ हों तो बिल्कुल उसको सामने रखना चाहिए और मेरा ख्याल है रखी जाएंगी। देखिए पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगी सूरत हाल? बेनज़ीर फ़खर प्लीज़ इंटरजेक्ट, टाइम ज़रा कम है। लीना, पहली बात ये जो फैसिलिटेटर या जो उस मीडिएटर के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो फैसिलिटेटर नहीं यूज़ कर रहा, वो मीडिएटर का वर्ड यूज़ कर रहा है कि पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान मीडिएट करवा रहा है, फैसिलिटेट नहीं करा रहा। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल मुश्किल नहीं हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पर ये जो अब सूरत हाल है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक आप पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो ईरान बॉर्डरिंग मुल्क है। ईरान के अंदर कुछ भी होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट होगा ज़्यादा अरसे तक। अगर मीडिएशन भी करना ओवरऑल भी ऑब्वियसली तो पाकिस्तान के लिए ये कोई अपनी मर्जी नहीं है बल्कि पाकिस्तान मजबूरी के तहत ये सारा कुछ कर रहा है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अलीना देखिए, वैसे तो हमारी तरफ से जो अभी तक वर्ड यूज हुआ है वो फैसिलिटेटर का ही हुआ है, लेकिन मीडिएटर जो है उसका काम ये भी होता है कि आपने गारंटी करना है कि जो भी कमिटमेंट हुई है वो बाद में फुलफिल हो। तो पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द मीडिएटर्स, पाकिस्तान कैन नॉट बी द ओनली मीडिएटर इन दिस। आई थिंक इसमें और जो ममालिक हैं उनको शामिल करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे गल्फ ममालिक हैं, जैसे शायद यूरोपियन ममालिक भी इसका एट सम पॉइंट हिस्सा बने। तो वन ऑफ द मीडिएटर्स हो सकते हैं, व्हिच इज अगर हमारा ऐसा होता है तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम वन ऑफ द मीडिएटर्स अगर बहुत सौ में से एक भी पाकिस्तान होता है और इस जंग को रुकवाने में इसराइल और ट्रंप की गारंटी देने की नौबत आती है तो पाकिस्तान के कंधों पे ये बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा? सबसे बड़ा बोझ तो डोनाल्ड ट्रंप होगा। लेकिन ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अलीना, जैसे मैंने कहा कि ये एक मुल्क पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब होगी। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट इस वक्त अगर इवैल्यूएट करें तो इस वक्त जंग रुकना ज्यादा बड़ी उसकी फायदा होगा। सबसे अहम बात सबसे ठीक है जी, ठीक है।